हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट है हमारी, उसे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा करंट लेक्चर चल रहा है। तो थ्योरी पोर्शन जो है हमारा, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन जो है हमारा, उसे कवर करने के साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप अभी तक जितना कुछ भी पढ़ चुके हैं, जो भी कुछ आपने अभी तक सीख लिया है, उससे भी आप प्रॉपरली रिवाइज़ करते रहें। ठीक है, तो इसी रिवीजन पर्पस के आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज की क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन से सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस देखिए आज की क्लास में करवाने जा रहा हूँ, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आप अगर बोर्ड एग्जाम्स जब भी आप अपने अटेंड करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन से आपका सामना होगा, आपका पाला इसी टाइप के क्वेश्चन से पढ़ने वाला है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप सब लोग एकदम अच्छे से केयरफुली क्लास को आज के अटेंड करिएगा, एकदम पूरा कंसंट्रेशन अपना क्लास के ऊपर बनाए रखिएगा। क्योंकि देखिए फिजिक्स की अगर हम लोग बात कर लें ना, वेटेज अगर देखें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन का, तो आपके 100% में से देखिए जो फिजिक्स के पेपर की अगर बात करें तो लगभग 45% वेटेज जो आपका होता है वो किसका होता है, न्यूमेरिकल्स का होता है। ठीक है, 45% सेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कैरी करते हैं, और बाकी जो यहाँ पे पोर्शन बच जाता है उसमें आपके आते हैं थ्योरी। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल्स को अगर आप इग्नोर करते आए हैं अभी तक, तो अब इग्नोर करना न्यूमेरिकल्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, कूलम्स लॉ से हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया, क्वेश्चंस को आप सब अच्छे समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस है मेरे पास। ठीक है, एक चार्ज कितना है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 कूलॉम्स का, और दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम का। बात आ गई आपको समझ में? ये इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है एयर में, वो डिस्टेंस कितनी हमें दे रखा है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। कितनी? 30 सेंटीमीटर हमसे बोल रहा है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है वाइल यूजिंग कूलम्स लॉ हम मीटर में यूज़ करते हैं डिस्टेंस को। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ से -2 आपका। बात आ गई समझ में? तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में आपका। इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, फोर्स हमसे पूछ रहा है कि बताइए इन जो चार्जेस हैं इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है जब ये एयर में रखे हुए हैं। समझ में आई बात? तो मुझे मालूम है कि एयर के लिए जब भी हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, F इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आप इस वाले चार्ज को Q1 मान लीजिए और इस वाले चार्ज को Q2, तो ये हो गया आपके लिए Q1 Q2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे अगर हमें अपना काम करना है तो हम बस कैसे करेंगे, जस्ट हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो अपने फॉर्मूले को देखते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर। तो यहाँ हमने लिख दिया इंटू में Q1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इंटू में ये आपके लिए -7 है, इंटू Q2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में यहाँ से हमें कितना रखना होगा, डिस्टेंस R स्क्वायर करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 30 इंटू में 10 टू द पावर -2 का यहाँ से होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ से जब आप फाइनली f को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना पोर्शन आप एक तरफ करके पहले रखिए, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इंटू यहाँ से देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -7 कितना होता है हमारे लिए, -14 के बराबर, तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर -14 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ 3
इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो इसे 3 इंटू 10 टू द पावर -1 हम लिख सकते हैं। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2। समझ में आ गई बात। 9 से यहाँ आपका 9 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 6, और 10 की पावर से देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 11 माइनस 14 कितना होगा 10 रेज टू द पावर -3। यानी कि f आपके लिए कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन के बराबर। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से आपके लिए ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी दोनों चार्जेस ये जो एयर में रखे हुए हैं इनके बीच जो क्वेश्चन फोर्स लग रहा है वो कितना 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन के बराबर। ये है आपका आंसर। बात आ गई समझ में। बहुत अच्छा, देखिए एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके सामने आएंगे तो ये 2 मार्क क्वेश्चन देखिए आपको मिलेगा। 1 मार्क आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा और दूसरा मार्क आपको प्रॉपर आंसर निकाल के लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट का ध्यान रखना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन भी कर लेगा और आपने यूनिट स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं की तो भी दिक्कत है। यूनिट का एकदम विशेष ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग हमारा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए जो सॉल्यूशन था वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन द एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हम मेरे पास ना 2 स्फेयर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्फेयर्स हैं। एक रहा स्फेयर ये और दूसरा स्फेयर ये रहा। आपसे कह रहा है एक स्फेयर पर जो चार्ज है वो कितना है 0.4 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलम। और दूसरे स्फेयर पे जो चार्ज है वो कितना है -0.8 माइक्रोकूलम। तो -0.8 माइक्रोकूलम। बात आ गई समझ में। आगे आपसे कह रहा है एयर में इतना चार्ज है इनके ऊपर और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों स्फेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है एयर में F, यानी कि F मान लेते हैं दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है। F यहाँ पे कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन के बराबर। समझ में आई बात। ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ लगने वाला फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। तो अब आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अगर ऐसा हो रहा हो, इतनी घटनाएं हो रही हो एयर में, तो बताइए फर्स्ट व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फेयर्स। तो इन दोनों के बीच अगर ये जो डिस्टेंस है इसे r मान लें तो आपको बताना है कि ये r की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। दूसरे स्फेयर, जैसे अगर मैं इसे फर्स्ट स्फेयर मान लूँ, इसे सेकेंड स्फेयर, तो आपको बताना है कि इस सेकेंड स्फेयर पर फर्स्ट स्फेयर के कारण कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तो 0.2 न्यूटन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है। बात आ गई ना समझ में। अब यहाँ देखिए हमें इसे करना कैसे है। हमें यहाँ पर मालूम है कि जब भी 2 चार्ज स्फेयर वगैरह एयर में रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पर, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी हम कूलॉम्स लॉ से ही डिराइव करेंगे, जो कि होगा F इज इक्वल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन में r² के बराबर। बात आ गई समझ में। यहाँ पे देखिए आपको फोर्स मालूम है, K की वैल्यू पता है, एयर में है स्फेयर्स है। ठीक है, Q1 Q2 भी आपको पता है, बस एक अननोन बचता है r²। r की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो अब यहाँ से देखिए r² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r² इक्वल्स टू होगा K Q1 Q2 अपॉन में F के बराबर। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगी, r की वैल्यू, यहाँ r² आएगा, स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे तो हमें r मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया, यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा कंप्लीट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे बोलेंगे कि r² इज इक्वल्स टू में K कितना होगा एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 माइक्रोकूलम ना। तो देखिए 0.4 इंटू में माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू में यहाँ पे अगला, ये तो Q1 की वैल्यू हो गई। Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए माइनस का 0.8। तो यहाँ पे तो हमें साइन से मतलब होता नहीं है, बस चार्ज से मतलब है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये भी कूलम में कन्वर्ट हो गया। होल डिवाइड बाई फोर्स। फोर्स कितना है यहाँ पे 0.2 न्यूटन, तो इसे हमने ऐसे लिख लिया 0.2
न्यूटन। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए 0.2 से 0.4 आपका कटेगा 2 टाइम्स में, और इसके बाद जो आपका 2 इंटू 0.8 यहाँ पे बचता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 के बराबर। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया 9 इंटू में पावर्स देखिए हम पहले यहाँ पे अच्छा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 2 ये 2 इंटू ये 0.8 दोनों 1.6 होगा, और 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 टू द पावर -1। ये जो 10 टू द पावर -1 होगा इस यहाँ से जो 1.6 हमें मिला है, ये इसके साथ में ऐड होके आपको क्या देगा 10 टू द पावर -7। तो फुल पावर देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -7 ये, और -6 ये कितना हो गया 10 टू द पावर -13 के बराबर। और यहाँ से फिर -13 में से आप 9 हटा दीजिए क्योंकि ये प्लस का है, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर -4 बचेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो ये हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, बट हमें किसकी चाहिए होगी आर की वैल्यू, ना कि आर स्क्वायर की, क्योंकि दोनों स्फेयर के बीच की डिस्टेंस क्या है आर है। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू जब हम करेंगे तो आर इक्वल्स टू क्या होगा इस पूरे का रूट। समझ में आने वाला, यानी अंडर द रूट ऑफ इसका 9 इंटू 10 टू दी 16 इंटू 10 टू द पावर -4 का रूट पूरा। तो यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 3, 16 का कितना रूट बाहर आ जाएगा 4, और 10 टू द पावर -4 का जो स्क्वायर रूट बाहर आएगा वो कितना 10 टू द पावर -2। समझ में आई बात। तो फाइनली आंसर अगर हम पूछें यहाँ पे कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये आएगी 3 4 जा कितना होता है 12, 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर। तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये हो गया आपका आंसर किसका ए वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ए वाला ये जो पोर्शन है इसका आंसर दोनों स्फेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर है। ये सॉल्व हो जाता है। देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला याद है, एप्लीकेशन आपको मालूम है, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड वाला ये जो पोर्शन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। दूसरे वाले के कारण पहले वाले पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमें बताना है। तो ये एकदम सिंपल है। देखिए दोनों स्फेयर आपके रखे हुए हैं ऐसे एयर में, और दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन का है। समझ में आई बात। देखिए आपको मालूम है कि ये जो कूलम्स फोर्स होता है ये कैसा रहता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स यहाँ पे रहने वाला है वो हमेशा कैसा रहेगा कंजर्व रहेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच फोर्स अगर 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये वाला आपका नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसको 0.2 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ घसीट रहा है, और ये भी इसे 0.2 न्यूटन के फोर्स से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। बात आ रही ना आपको समझ में। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए जो सेकंड स्फेयर पर भी फोर्स लगने वाला है पहले वाले के कारण, वो कितना होगा 0.2 न्यूटन के बराबर ही होगा। समझ में आ रही बात आपको। यही फोर्स जो दोनों के बीच में वर्क कर रहा है वो दोनों स्फेयर्स पे इक्वली लग रहा होगा। इस पर भी 0.2 न्यूटन और इस पर भी 0.2 न्यूटन। ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्स से हम आसानी से यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका बी वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ से हो गया। बी वाला भी आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है, देखिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पर ये समझाना है। ठीक है, पहले वाले को ही चलिए हम फर्स्ट ऑफ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है हमारा यहाँ पे, देखिए आपको मालूम है कि अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। सही है ना। मतलब जो भी चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। मतलब हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। तो अब यहाँ से देखिए कुल मिला जुला के रिजल्ट आप ये समझ सकते हैं कि इस बॉडी पे अगर मैं पूछूं चार्ज कि फ्रैक्शनल हो सकता है क्या, तो आपको मालूम है इस बॉडी पे जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होगा। ठीक है,
फ्रैक्शनल चार्ज यहाँ इस बॉडी पे नहीं पाया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का देखिए मतलब बस यही है कि इस बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, मतलब हमेशा e के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही होगा, e 2e 3e 4e 5e 6e से ऐसे लेके आगे तक इन्फिनिटी तक, लेकिन हमेशा वो e के ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर में कभी भी आपका चार्ज यहाँ पे बॉडी पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। यही मतलब है यहाँ पर आपके लिए इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब कि ये एक छोटी सी क्वांटिटी से बंध गया है, और वो छोटी सी क्वांटिटी कौन है? E, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर। बात आ गई ना समझ में? इतना आप समझ गए काफ़ी अच्छे से। अब चलिए सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ठीक है, इसको समझिएगा, ये वाला ना आपके लिए बढ़िया, स्टार मार्क इस पे करते हैं। कह रहा है कि चलिए जो अभी आपने ऊपर बात की कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में प्रेजेंट होगा बॉडी के ऊपर चार्ज। इस चीज़ को क्यों इग्नोर हम कर देते हैं जब हम किसी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बल्क लेवल पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं किसी बड़ी सी बॉडी पे बात करूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बड़ी सी बॉडी पे, तो इस बड़ी सी बॉडी पे देखिए जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा ना वो ह्यूज अमाउंट में होगा। मतलब इस पे जो चार्ज का अमाउंट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, ह्यूज अमाउंट होगा हमेशा। और ह्यूज अमाउंट का मतलब ये कि इस पर बड़े बड़े अमाउंट्स में चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक, बड़े बड़े अमाउंट्स में अगर आपकी इस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे चार्जेस है ना, जैसे फ्रैक्शनल पॉइंट चार्जेस वगैरह या फिर जो अदर स्मॉल चार्जेस वगैरह हैं, तो इन स्मॉल चार्जेस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। समझ में आ रही बात? स्मॉल चार्जेस की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी सैलरी बहुत बड़ी करोड़ों में है कि वो एक महीने में 1 करोड़ रुपए, ऐसे 1 CR रुपीज़ 2 CR रुपीज़ इस तरह से उसकी इनकम है, वो ऐसा कमाता है, और अगर उसे कोई नौकरी आके ऑफ़र करे कि आप आओ मेरे यहाँ काम करो, मैं आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है सैलरी प्रोवाइड करूँगा, तो क्या बताइए उसके लिए इस सैलरी की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जिसकी सैलरी 1 CR 2 CR रुपीज़ पर मंथ है उसके लिए इस 1000 रुपीज़ सैलरी की कोई भी कीमत नहीं होगी। तो हम इसी चीज़ से, इसी लॉजिक से यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बड़े लेवल, बड़ी बॉडी के लिए चार्ज की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनके बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं, ह्यूज अमाउंट होते हैं, और इसी ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होने की वजह से जो छोटे चार्जेस होते हैं ना वो हमारे लिए ना के बराबर वर्क करते हैं, निगलेक्ट हम उन्हें कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसी वजह से जब भी हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से काफ़ी बढ़िया, ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा देखिए क्वेश्चन है कैपेसिटर से है, एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। ठीक है, ड्रॉ करते हुए एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, इसके प्लेट्स के बीच में क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, बीच में क्या है? एयर है शुरुआत में, और कह रहा है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है? 8 पिकोफैरेड के बराबर है। आपको दे रखा है 1 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर होता है। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है ये इसकी कैपेसिटेंस है। सी कह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक, मान लीजिए शुरुआत में इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर d है, और आपसे कह रहा है कि अगर ये कब की बात है? शुरुआत की, इनिशियली आई हम बोल देते हैं। और अब फाइनली अगर बात करें, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, इसी कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस जो है बढ़ा, हाफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके बीच की डिस्टेंस ऐसे समझिए हाफ कर दे रहे हैं। तो हाफ करने का मतलब मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले कितनी थी? d थी, अब इसके प्लेट की डिस्टेंस जो है इसके बीच की वो मैं कितनी कर दे रहा हूँ? d/2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले d थी, अब आधा कर दिया, तो आधा का मतलब कितना है? d/2 कर दिया। तो आपसे कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ and the space between them is filled with the substance of dielectric constant,
6। अब पहले तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में देखिए एयर भरी हुई थी, कोई भी वहाँ डाइलेक्ट्रिक वगैरह प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब मैंने इस बार क्या किया ना कि इसके प्लेट्स के बीच में से एयर को हटा के कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया मैंने, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। के किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अब जो नई वाली कैपेसिटेंस होगी, मतलब सी फाइनल हम इसे बोल देते हैं, सी फाइनल इस कैपेसिटर की नई कैपेसिटेंस क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन आप लोग? पहले कैपेसिटर था, बीच की डिस्टेंस डी थी, प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई थी, तो कैपेसिटेंस थी 8 पिकोफैरेड के बराबर। और अब जब कह रहा है कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस आधी कर दी जाए पहले से, और एयर को हटा के उसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर दिया जाए, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है? 6 है। तो बताइए फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगी। समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि है एकदम सिंपल। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। आपको मालूम है कि किसी भी कैपेसिटर की अगर मुझे प्लेट्स की डिस्टेंस दे रखी हो और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हो, मतलब एरिया वगैरह दे रखा हो, तो मैं कौन से फॉर्मूले से कैपेसिटेंस निकालता हूँ? C इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट A अपॉन में D वाले फॉर्मूले से। समझ में आ गई बात? जहाँ पे D क्या है? प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, A क्या है? प्लेट्स का एरिया है, और एप्साइलन नॉट क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गई बात? देखिए जब कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस D थी, उसके प्लेट्स का एरिया मान लीजिए A था। शुरुआत की अगर हम बात करें तो देखिए ये कैपेसिटर की प्लेट है, ऐसे इस तरीके से, इसका एरिया मान लीजिए A है, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी? कैपिटल D है। तो इसकी कैपेसिटेंस शुरुआत में कितनी थी? 8 पिकोफैरेड के बराबर थी। समझ में आ रही बात? 8 पिकोफैरेड। अब जब मैंने इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को क्या किया? आधा कर दिया। जैसे ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या किया? आधा, यानी D/2 कर दिया। और एरिया वगैरह के बारे में हमें कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो एरिया हम अभी भी A ही मान के चलेंगे। और बीच में एक एयर यहाँ थी, यहाँ क्या था? एयर। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6। तो मुझे C फाइनल बताना है। तो C इनिशियल की तो ये वैल्यू है। देखिए C फाइनल क्या होगा? C फाइनल इज इक्वल्स टू इस वाले कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही रहेगा, एप्साइलन नॉट, एरिया भी वही रहेगा जो कि पहले था। बात आ गई ना समझ में? यहाँ पर बस देखिए हमने किया क्या है, किया हमने ये है कि बीच में जो प्लेट्स की डिस्टेंस है, यहाँ पे प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना कर दिया? यहाँ पे पहले से घटा के हमने कर दिया D/2, मतलब आधा कर दिया पहले का। बात आ रही ना आपको समझ में? तो आधा कर देने पे देखें यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ऊपर चला गया, D की जगह D/2 रखेंगे, तो यहाँ से जो आपके लिए बन के आया C फाइनल। C फाइनल आपके लिए यहाँ से कितना आ रहा है? एप्साइलन नॉट इंटू A इंटू 2 अपॉन में D के बराबर। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा एक चीज़ और देखिए, आपको दे रखा है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने भर के रखा है बीच में, प्लेट्स के बीच का, वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है? 6 के बराबर है। मतलब जो भी डाई इलेक्ट्रिक भरा है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है? 6 के बराबर है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर देता हूँ यहाँ पे, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम पहले से ही इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो पहले आप जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिए, ये एप्साइलन नॉट A अपॉन में D ये किसके बराबर है? ये आपका इनिशियल कैपेसिटेंस C के बराबर है। मतलब C फाइनल जो है आपका वो 2 टाइम्स ऑफ C के बराबर है। बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा एक चीज़ और यहाँ से जो आप देखिए, पहले K इज इक्वल्स टू मुझे कितना दिया है यहाँ पर? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 के बराबर दिया हुआ है कि जो भी मैंने डाई इलेक्ट्रिक भरा है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 6। ठीक, ये 6 का हमारे लिए यहाँ पे क्या रोल है? 6 का रोल ये है कि फाइनल कैपेसिटेंस तो मेरी कितनी आई है? 2 टाइम्स ऑफ C के बराबर। और आपको मालूम है कि जो भी अगर मैं प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर देता हूँ K का, तो इनिशियल कैपेसिटेंस भी 6 टाइम इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ से जो C है अब वो मेरे लिए C ना होके क्या बन गया? 6 टाइम्स ऑफ C बन गया है। तो C फाइनल इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया टोटल? 2 इंटू में 6 इंटू में C के बराबर। बात आ रही समझ में? यानी 12 टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है पहले से। तो ओवरऑल अब इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो C फाइनल इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, 2 इंटू में 6
इनटू में इनिशियल कैपेसिटेंस मुझे क्या दी हुई है 8 पिको फैरेड के बराबर, तो यहाँ 8 रख देंगे तो ये कितना हो गया 8 2 जा 16 और 16 8 जा 48, तो 48 पिको फैरेड, 48 पिको फैरेड ये है यहाँ पे आपकी नई कैपेसिटेंस जब आपने प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया है और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने भर दिया है K इज इक्वल्स टू 6 डाइलेक्ट्रिक वाला, तो 48 पिको फैरेड हो गई है आपकी नई कैपेसिटेंस। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई बात? तो आपने देखा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, किस तरह से हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमसे इसमें कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिको फैरेड ईच। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो एक को ऐसे जोड़ देते हैं दूसरे को दूसरे से, और ये फिर एक हो गया आपके लिए तीसरा कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर्स जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 9 माइक्रोफैरेड, तो ये भी 9 पिको फैरेड, तो ये भी 9 पिको फैरेड, ये भी 9 पिको फैरेड और ये भी 9 पिको फैरेड का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फर्स्ट व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन की C इक्विवेलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी आपको ये बताना है। तो आपको मालूम है कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैं टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करता हूँ तो कैसे 1 में C इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होगा किसके 1 में 9 के प्लस 1 में 9 के और प्लस 1 में 9 के। बात आ गई ना समझे, तीनों की कैपेसिटेंस क्योंकि 9 माइक्रोफैरेड हमें गिवन है। अब यहाँ से देखिए 1 में C इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे मेरा वो किसके बराबर हो गया 3 में 9 के। 3 जा 9 होता है, तो ओवरऑल ये किसके बराबर आया 1/3 के। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहाँ से आई निकल के वो कितनी आ गई है 3 पिको फैरेड के बराबर। मतलब इस पूरे नेट कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है 3 पिको फैरेड के बराबर है। बात आई ना आपको समझ में? 3 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर मैं इन तीनों की जगह हटा के यूज़ कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। रेजिस्टेंस अगर यहाँ होते तो हम सीरीज़ में बस डायरेक्टली उन्हें ऐड कर देते, बस कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में लगे होते हैं तो मैं यहाँ पे उनको इस तरह से रेसिप्रोकल्स करके कैलकुलेट करता हूँ। समझ में आई बात? चलिए ये तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें नेक्स्ट वाला इसी का, तो अब इसमें हमसे कह रहा है कि अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो हमारा ये 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है 1 फिर यहाँ से दूसरा वाला ऐसा 2 और फिर एक और ऐसे 3, ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर मैं 120 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी हम लगा दें कितने की 120 वोल्ट की, तो आपसे कह रहा है कि अगर 120 वोल्ट की इस बैटरी से मैंने इसे जोड़ दिया तो बताइए यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर कैपेसिटर के बीच का। ठीक है, हर एक कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है बड़े अच्छे से कि अगर एक कैपेसिटर के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है V है। कहने का मतलब है कि अगर मानिए जो तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं उसमें से एक के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल कितना V है, तो बाकी जो दोनों बच रहे हैं ना उनके भी टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल V ही होंगे, क्योंकि तीनों कैसे हैं सेम कैपेसिटेंस वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एक के सिरों के बीच का कैलकुलेट कर ले गए टर्मिनल पोटेंशियल तो आप बड़े आराम से तीनों का बता देंगे, क्योंकि वही तीनों के टर्मिनल्स के बीच होगा पोटेंशियल। एक चीज़ तो बड़ी अच्छी यहाँ पे। अब ये V हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? V अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे मालूम है पूरे सर्किट की जो C इक्विवेलेंट है, तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना आया था 3 माइक्रोफैरेड के बराबर आया था। समझ में आया? सॉरी 3 पिको फैरेड के बराबर, नॉट माइक्रोफैरेड, यहाँ हमें पिको फैरेड दिया है। 3 पिको फैरेड के बराबर C इक्विवेलेंट था। मतलब तीनों कैपेसिटर्स को हटा के अगर मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहूँ तो कितने पिको फैरेड का लगाऊंगा 3 पिको फैरेड का। तो इस हिसाब से देखिए Q इज इक्वल्स टू होता है CV, आपको मालूम होगा। यहाँ से आप सबसे पहले क्या पता करिए सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर चार्ज आपको एक कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच मिल जाएगा तभी आप पोटेंशियल तक पहुँच पाएंगे। तो चार्ज कैलकुलेट करते हैं Q इज इक्वल्स टू C, इसको C इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पर हमारे लिए
3, क्योंकि चार्ज जो एक में बहेगा वही तीनों में बहेगा, तो 3 इक्विवेलेंट हम कैपेसिटेंस का ले लेते हैं यहाँ पे। और वोल्ट, पोटेंशियल कितना हमने लगाया पूरी सर्किट पे, 120 वोल्ट, ये पूरी सर्किट का पोटेंशियल है, ना कि एक के सिरों के बीच का। तो नेट चार्ज जो यहाँ आपका फ्लो हो रहा है वो कितना है, 360 वोल्ट के बराबर है। 360 वोल्ट चार्ज यहाँ पे आपका पूरी सर्किट में बह रहा है। अब देखिए यही चार्ज जो है ना आपका, वो आपके तीनों कैपेसिटर्स के टर्मिनल्स के बीच फ्लो हो रहा है। जैसे ये 3 कैपेसिटर हैं, यहाँ पे भी वही, इसके सिरों के बीच में भी वही 360, सॉरी ये वोल्ट मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ कूलॉम होगा, ठीक, तो वही, और ये कूलॉम यानी पिको कूलॉम होगा। देखिए क्योंकि हमने जो है ना ये जो कैपेसिटेंस रखी है यहाँ पे वो किस में रखी है, पिको फैरेड में, तो ये पिको कूलॉम में आएगा। यही 360 पिको कूलॉम चार्ज आपका इसके सिरों से बह रहा है, वही इसके सिरों से, वही इसके, क्योंकि सीरीज़ में आपको मालूम है कि कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच चार्ज सेम फ्लो होता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगर मुझे एक के सिरों के बीच पोटेंशियल निकालना है तो मुझे उसमें उसके टर्मिनल्स के बीच बहने वाला चार्ज मालूम है, कितना चार्ज इसके टर्मिनल्स के बीच फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं पोटेंशियल V है इसके टर्मिनल्स के बीच का, या V डैश मान लीजिए, और चार्ज कितना बह रहा है 360 पिको कूलॉम के बराबर। तो V इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। चार्ज कितना है यहाँ पे 360 पिको कूलॉम है, तो उसे मैं कूलॉम से कन्वर्ट कैसे करूँगा, 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कूलॉम में कन्वर्ट हो गया। अपॉन में इस कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 9 है। अब यहाँ देखिए 3 नहीं रखेंगे आप, क्योंकि 3 तो पूरे कॉम्बिनेशन का है, एक का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो एक के पोटेंशियल, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है, 9 पिको फैरेड है। तो यहाँ से 9 इंटू पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करिए, तो 10 टू द पावर -12 यहाँ भी करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 टू द पावर -12। 9 से यहाँ पे आप 360 को कैंसिल करिए, तो यहाँ पे आपका 9 4 जा 36 होता है, तो ये आपसे कैंसिल हो गया 40 टाइम्स में। तो V इज इक्वल्स टू कितना आया, देखिए 40 वोल्ट। 40 वोल्ट का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक कैपेसिटर के सिरों के बीच है, और यही 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच भी होगा। मतलब जैसे देखिए अगर ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा वाला है, एक के सिरों के बीच कितना पोटेंशियल है 40 वोल्ट के बराबर, तो इसके सिरों के बीच में भी कितना होगा 40 वोल्ट होगा, और इसके टर्मिनल्स के बीच भी कितना होगा 40 वोल्ट ही होगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये हमने यहाँ से अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में 4 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इन पे एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बात आ गई ना समझ में। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन और हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ हमारी आज की ये जो क्लास है वो भी एंड होती है यहाँ पर। आपसे देखिए रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन सबको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व करके भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है कि मुझे ये अच्छे से समझ में नहीं आया या फिर मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, तो उसको आप प्रीमियर पर लाइव चैट के थ्रू तुरंत डिस्कस कर सकते हैं जब वीडियो आपकी प्रीमियर हो रही होगी, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों से ना थोड़ा सा मुझे शिकायत है कि वो लोग प्रीमियर वगैरह पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं करते हैं, स्पेशली LMP 12th के बच्चों के लिए ये बात है, ठीक है। प्रीमियर पर देखिए आपको ना रिस्पांस करना है, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपके लिए डेली बाय डेली लेक्चर्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपके भी बोर्ड्स हैं आपके सामने, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, कोई नॉर्मल स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं जिसको आप ऐसे हल्के में लेकर चल सकते हैं। हालांकि उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बट मोर देन मोर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लाइटली वो कंसीडर कर लेते हैं स्कूल एग्ज़ाम को कि अरे ये तो स्कूल एग्ज़ाम है, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन बोर्ड आपको देने, तो बोर्ड्स को तो आप बिल्कुल लाइटली कंसीडर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही कि आपका जो 45% वेटेज होगा ना, वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का होगा। बाकी तो थ्योरी पोर्शन जो आएगा वो आपसे डेरिवेशंस वगैरह पूछेगा उस थ्योरी पोर्शन में, और भी सारी बची खुची चीज़ें। लेकिन 45% वेटेज आपका सिर्फ किसका होगा, न्यूमेरिकल का होगा। तो इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे एकदम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन पे अच्छे से ध्यान देते रहिए, आराम से काम करिए, एकदम रेगुलर काम करिए, धीरे धीरे काम करिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। बाय।